नाज़रीन आदाब, अपनी खुसूसी पेशकश के साथ मैं हूं हिना जुबैर। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं वादा, यकीन और मसला फ़िलिस्तीन। सबसे अहम बात यह कि क्या वाकई मसला फ़िलिस्तीन का हल निकालने की कोशिशें की जा रही हैं, या फिर एक बार हम देखेंगे कि वादे किए जा रहे हैं, यकीन दिलाया जा रहा है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी रहेंगे। तो चलिए अपनी इस पेशकश की शुरुआत करते हैं। अमेरिका फ़िलिस्तीन से बेहतर ताल्लुकात चाहता है। इसी गर्ज से वो फ़िलिस्तीनियों की माली मदद के साथ साथ यरूशलेम में अपना कौंसल खाना बहाल करने का ऐलान कर चुका है। हालिया जंगबंदी को तक़वियत बख्शने के लिए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन मशरिक़ वुस्ता के दौरे पर हैं। ब्लिंकन का कहना है कि अमेरिका फ़िलिस्तीनियों के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए यरूशलेम में दोबारा अपना कौंसल खाना खोलेगा। साथ ही हालिया तशद्दुद के बाइस तबाह गज़ा में तामीर नौ के लिए कई मिलियन डॉलर बतौर इमदाद फराहम करेगा। ब्लिंकन ने महमूद अब्बास से रमला में गुज़िश्ता दिनों मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वो ये बताने आए हैं कि अमेरिका फ़िलिस्तीनी क़यादत और फ़िलिस्तीनियों के साथ अपने ताल्लुकात दोबारा बहाल करने के लिए पुरअज़्म है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो दो तरफ़ा एहतराम पर कायम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दो मुमलिकतों का क़याम ही मसले का हल है। ख्याल रहे कि साबिक़ा ट्रंप इंतज़ामिया में फ़िलिस्तीनी क़यादत से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। ब्लिंकन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि यरूशलेम में सिफारतखाने के दोबारा खुलने से अमेरिका फ़िलिस्तीनियों के साथ बातचीत के अमल को आगे बढ़ाएगा, साथ ही उन्हें इमदाद भी फराहम करेगा। और नाज़रीन, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो बहुत ही ख़ास मेहमान। चलिए उनसे तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रबींद्र सचदेव जी, जो कि माहिर हैं आलमी उमूर के। रबींद्र जी, बहुत बहुत आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू की इस खास पेशकश में। साथ ही साथ मुहिबुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम इस मसले पर बातचीत करेंगे। अपने दोनों ख़ास मेहमानों का हम बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। रबींद्र सचदेव जी, आपसे ही हम शुरू करना चाहेंगे। लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं कि फ़िलिस्तीन और अमेरिका के जो अब ताल्लुकात हैं वो नई इंतज़ामिया यानी जो बाइडन के आने के बाद कहीं ना कहीं बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। एंटनी ब्लिंकन का ये जो दौरा रहा फ़िलिस्तीन का, इसको आप किस नज़रिए से देखेंगे? देखिए, इस समय जो अमेरिका इजराइल पैलेस्टीन के मुद्दे को लेकर इंटरवीन कर रहा है, मेरे विचार से इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिक टाइम है। अमेरिका के अंदर खुद डेमोक्रेसी चैलेंज में है, डाइवर्सिटी को लेके, इक्वल राइट्स को लेकर के, मामलों को लेकर के, राइट। सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका को वो है और अमेरिका रियली उसको डील करना चाह रहा है। अब जहां तक बात है इजराइल की और पैलेस्टीनियन अफेयर्स की, एक तरह से अमेरिका के लिए ये इनकी रिफ्लेक्शन है। आप ध्यान से सुने अगर मैं जो कहना चाह रहा हूं। अमेरिका अब ये देख रहा है कि इजराइल और पैलेस्टाइन में जो हो रहा है वो एक तरह से अमेरिका का भी इसी तरह का रिफ्लेक्शन है। तो मेरे विचार से इस समय बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन काफी प्रयास करेगा, जेन्युइन एफर्ट करेगा, मुझे जो लगता है जी, इस मामले को दोनों प्लेयर्स के बीच में इक्वली और इक्वालिटी से सुलझाने का। जी, परंतु इसमें टाइम लगेगा। हो सकता है कोई जल्दी में हमें कोई डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेंगी। नॉर्मल तो यही देखेगी, सीज फायर हो रही है ठीक, और इस तरह से चलता रहेगा। परंतु जो डीप चीज मैं देख रहा हूं वो ये है कि अमेरिका, देखिए अमेरिका अपने को डेमोक्रेसी का एक प्रतीक, एक बीकन मानता है कि हम सारे अलग अलग रेसेस के लोग मिलजुल के, अलग अलग रंग के, हिस्ट्री की डिवीजन, स्लेवरी की डिवीजन, ये वो, ब्लैक लाइव्स मैटर, हम सब इकट्ठे रह सकते हैं, राइट जी। अमेरिका उसी चीज को दुनिया में देखना चाहता है कि अगर कहीं और होगी तो अमेरिका को भी होगा, देखो ये चीज पॉसिबल है।
तो इस समय ये जो इजराइल पैलेस्टीनियन अफेयर्स को मेरे ख्याल से अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, अमेरिकन पॉलिटिक्स, जो बाइडन एंड जो पॉलिटिशियंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तो वो काम करेगा जो उनके प्रेसिडेंट बाइडन बताएंगे, इलेक्टेड ऑफिशियल्स बताएंगे, राइट? तो वो इस रास्ते की तरफ ज्यादा पुश करना चाहेंगे कि भाई दो अलग अलग रेस हो, दो अलग अलग सिविलाइजेशंस हो, दो अलग अलग कल्चर्स हो, हिस्ट्री में कितनी भी डिवाइडेड हो, बट प्रेजेंट में वो लोग पीस के साथ लिव एंड लेट लिव कर सकते हैं। तो इस पॉलिसी को अमेरिका पुश कर रहा है और करेगा, परंतु इसके रिजल्ट जल्दी तो नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए इसमें कोई रिजल्ट जल्दी आने का चांस नहीं है, बट फिर भी आई थिंक अमेरिकन पॉलिसी उस तरफ जाएगी। तो अगर उस तरफ जाएगी तो वो फिर दोनों साइड्स को, इजराइल जिसको कि वो ब्लाइंड सपोर्ट पहले कहा जाता है, एक जमाने में अमेरिका करता था, अब अमेरिका को ब्लाइंड सपोर्ट नहीं मिलेगा, सॉरी इजराइल को ब्लाइंड सपोर्ट नहीं मिलेगा अमेरिका से, कम कम मिलना शुरू होगा। इजराइल ऑफ कोर्स पॉलिटिकली अमेरिका को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास भी करता है, बट अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन अब एक तरह से ब्लैंक चेक, इजराइल को ब्लैंक चेक नहीं देगी। एट द सेम टाइम वो पैलेस्टीनियन सिचुएशन को लेकर के जो उनकी ग्रीवांसेस हैं उनको सॉल्व करने में मदद करेगी। जी, और सर जिस तरह से हमने पहले ही देखा कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे मामलों में पहले से ही अपनी पॉलिसीज तय कर चुका था, चाहे नैन्सी पेलोसी की बात करें, उस वक्त भी उन्होंने अपनी बहुत सारी पॉलिसीज तय करी थी, और अब जब हम पैलेस्टीनियन की तरफ देख रहे हैं कि अब पीएलओ ऑफिस भी वॉशिंगटन डीसी में खुलने की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं ये पहले से ही बात थी कि अमन के लिए कदम अमेरिका आगे बढ़ाएगा, कम से कम बात करेगा। डेफिनेटली यस। देखिए ये तो उनकी पहले थी, जो प्रेसिडेंट बनने से पहले जो फॉरेन पॉलिसी हर प्रेसिडेंट अपनी कहता है वो थी, परंतु अब जब पावर आ गई है, अब जब प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो इस समय अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी हर रीजन को लेकर के वो फ्रेम कर रहे हैं। अभी भी चाइना को लेकर उन्होंने कुछ सोचा हुआ है काफी, बट एक चाइना पॉलिसी अभी अमेरिका की बनी नहीं है। इसी तरह से अभी यूरोपियन पॉलिसी और नेटो के साथ उन्होंने रिपेयर तो शुरू कर दिया है, बट एक नेटो की ओवरऑल पॉलिसी में टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ महीने लगते हैं, नए ऑफिशियल्स आते हैं, नई कागजें बनती है, नई रिपोर्ट्स बनती है, नई पॉलिसी इत्यादि वगैरह बनती है, राइट? तो इसी तरह से पैलेस्टाइन का जो मुद्दा है उसकी अभी पॉलिसी बनी नहीं थी अमेरिका की, परंतु ये जो क्राइसिस आ गया, ओके, पॉलिसी थी जब प्रेसिडेंट बनने थे, उससे पहले उनके विचार तो पता ही है किस तरह वो जाते हैं, परंतु अभी ये जो क्राइसिस आ गया, इसके चलते अमेरिका को जल्दी यहाँ अटेंशन लगाना पड़ रहा है, राइट? अदरवाइज अमेरिका तो सारा अटेंशन अपना, बाइडन चाहते हैं मैं केवल कोविड पे लगाऊं, अपने देश को डोमेस्टिकली ठीक करूं, बाइडन का नंबर 1 प्रायोरिटी है। इस समय वो कोई फॉरेन पॉलिसी में कर तो रहे हैं, अमेरिका करेगा हमेशा, बट अपना एनर्जी कंजर्व करना चाहते हैं। परंतु ये पैलेस्टाइन का जो मुद्दा आ गया, तो इसमें ऑब्वियसली वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जो उनकी व्यू थी ऑलरेडी, प्लस उसके ऊपर से अमेरिका का ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर लास्ट ईयर हुआ, प्लस जो कैपिटल हिल में जो इंसरेक्शन हुई, और अमेरिका के अंदर जो रेस डिविजन्स हैं, अमेरिका के अंदर जो हिस्ट्री की लेगेसी को माना जा रहा है, हाँ भाई पहले हमने भी गलतियां करी हैं, व्हाइट सुप्रीमेसी वगैरह की, उसको हटाना है जी। तो जब अगर आपको व्हाइट सुप्रीमेसी या इस तरह की सुप्रीमेसीज हटानी है अपने देश के अंदर, तो बाहर कहीं भी आप इन्वॉल्व होंगे तो आप वहां पर भी वही विजन, वही पिक्चर लेके जाएंगे, ओके। और खास करके इजराइल के साथ, क्योंकि ये तो बहुत ही पुराना हिस्टोरिक रिलेशन, इजराइल तो मानिए अमेरिका की 51st स्टेट तो नहीं कहा जाएगा, बट उसी तरह का देश है जी जी। तो अमेरिका तो डेफिनेटली ये चाहेगा कि, और अगर अमेरिकन पॉलिटिकल क्लास ये समझ रही है कि ये इस सेंचुरी की सबसे बड़ी चैलेंज जो है वो है लोगों को आपस में मिलजुल के शांति से रहना, को एग्जिस्ट करना, तो इसके लिए वो इजराइल को, मेरे ख्याल से ये एक इंटरेस्टिंग टाइम है, बहुत ही यूनिक टाइम है मेरे को लगता है पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से अमेरिका के। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि एक दिलचस्प वक्त तो है ही, साथ ही साथ कबल अज़ वक्त भी कुछ कहना अभी जो है वो मुनासिब नहीं होगा, थोड़ी सी वेट एंड वॉच की पॉलिसी भी अपनानी होगी। अब हम रुख करेंगे मुहिबुल हक साहब का। मुहिबुल हक साहब, लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि एंटनी ब्लिंकन का जो ये दौरा है, खास तौर पर
फिलिस्तीन के लिए आप इसको किस नजरिए से देखेंगे, एक ऐसे वक्त जब उन्होंने गजा में मदद के लिए भी हाथ बढ़ाने की बात कही है? आपका तज्जिया। देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो फ़लस्तीन और इजराइल के ताल्लुक से अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी रही है जी, उसे ट्रंप ने काफ़ी डैमेज किया और उस डैमेज कंट्रोल के मोड में अब अमेरिका नज़र आ रहा है ये बाइडेन की क़यादत में जी। सबसे पहली बात, वरना फ़लस्तीन से समझिए कि ट्रंप का या अमेरिका का पूरा रिश्ता टूट गया था, जबकि 1948 से लेकर के आज तक अमेरिका उसमें डीपली इन्वॉल्व रहा है। तो ऐसी हालत में सबसे पहली बात कि रेस्टोर कर रहे हैं अमेरिका की जो अपना स्पेस था इस पूरे डिस्प्यूट में, उसको बाइडेन रेस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि अमेरिका इस बात को जानता है कि फ़लस्तीन के मसले का हल आलमी अमन के लिए ज़रूरी है। यकीनन फ़लस्तीन इस पोजीशन में नहीं है कि इजराइल को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाए या अमेरिका को ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाए, लेकिन जो फ़लस्तीन में जो जुल्म होता है, जो गाज़ा में ज़्यादतियाँ होती हैं, उसकी वजह से एक मुस्लिम एंगर बढ़ता है। और जाहिर सी बात है, जब मुस्लिम एंगर बढ़ता है तो उसका फ़ायदा IS जैसी तंजीमें या फिर अल-कायदा जैसी तंजीमें उठाती हैं। और इस तरह से जो आलमी दहशतगर्दी है जिसमें बतौर ख़ास मुसलमान शामिल होते हैं, उसको तक़वियत मिलती है। और जो मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स हैं या जो मुस्लिम स्टेट्स हैं, उनकी अपनी पोजीशन बहुत ही वल्नरेबल और वीक हो जाती है, क्योंकि उनको जो पब्लिक है वो उनसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है। और ऐसी हालत में जब इस तरह की दहशतगर्द तंजीमें उनको अपनी तरफ लाना चाहती हैं तो उनकी तरफ जाने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है जी। अमेरिका इस बात से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जिसे कहते हैं उससे वाकिफ है, और अमेरिका जानता है कि 9/11 जैसे वाकयात को दोबारा ना हो या अमेरिका के खिलाफ जो दहशतगर्दी के वाकयात ना हुए हों, तो उसके लिए ज़रूरी है कि डैमेज कंट्रोल किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि यह बहुत ही खुशाइन कदम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से कि दोनों पार्टीज़ को इन्वॉल्व करना। और साथ ही साथ जो खास करके बात नज़र आ रही है वो हमेशा ये कह रहे हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है, यानी फ़लस्तीन को एक आज़ाद खुद मुख्तार स्टेट की हैसियत हासिल हो और साथ ही साथ इजराइल को एक आज़ाद और खुद मुख्तार हैसियत का स्टेट है ही है। तो अपने आप में ये दोनों बातें बहुत ही अहम हैं जी। और खुद अमेरिका के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या अमेरिका के अंदर जो बहुत सारी अपनी एक अलग सोच है, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये कुछ रुकावट पैदा कर सकती हैं या ये अपने इख्तिलाफ का इजहार कर सकती हैं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने? हाँ, अगर आप देखेंगे तो जो रिपब्लिकन्स हैं बतौर खास जो राइटिस्ट पॉस्चर के लोग हैं, वाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं, वो यकीनन इजराइल को ब्लाइंड सपोर्ट करना चाहते हैं और वो ज़्यादातर इस्लामोफोबिक हैं। यानी जब उनके अंदर जो इस्लामोफोबिक फोर्सेस हैं वो यकीनन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहेंगी। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी या डोमेस्टिक पॉलिसी है उसमें लिबरलिज्म उसे गाइड करता है। लिबरल कैपिटलिज्म जिसे कहते हैं, लिबरलिज्म कैपिटलिज्म, जिसमें ह्यूमन राइट्स की, पीस की और जो इंटरनेशनल लॉ है उन तमाम चीज़ों की बड़ी अहमियत है। वो चाहते हैं कि तमाम डिस्प्यूट्स को इंटरनेशनल कंसेंसस के जरिए हल किया जाए। तो जाहिर से बात है कि जो वैल्यूज है जिसे अमेरिकन बहुत ही प्राउड भी फील करते हैं, जिसे अमेरिकन वैल्यूज वो कहते हैं, लिबरलिज्म के, कैपिटलिज्म के वैल्यूज को, तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह से उनके पास एक नैरेटिव है इस पूरे एंडीवर को सपोर्ट करने के लिए, यानी इजराइल और फलस्तीन के बीच का जो मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए उनके पास एक बहुत ही बड़ा मेगा नैरेटिव जिसे कहते हैं, यानी लिबरल कैपिटलिस्ट मेगा नैरेटिव मौजूद है जी। और यह है कि PLO ऑफिस जो है वॉशिंगटन DC में, उसको खोलने की भी बात की जा रही है, जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बंद हो गया था। कम से कम बातचीत जो है वो आगे की जानिब बढ़ती दिखाई दे रही है, इस पर आपका रद्द-ए-अमल? ये बहुत ही अहम बात है। वो इसलिए इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट जी। यानी कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट इसलिए कि न सिर्फ ये कि बातें कही जा रही हैं बल्कि अमली तौर पे कुछ किया जा रहा है। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट की पॉलिसी है, PLO के ऑफिस खोलने की बात की जा रही है, यकीनन ये इनिशियल स्टेज में देखिए किस हद तक ये बात पहुंचती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे अगर ये होता है तो जो कम्युनिकेशन गैप था या जो डेडलॉक पैदा हुआ था, वो डेडलॉक फलस्तीनी लीडरशिप के साथ जो अमेरिका का पैदा हुआ था वो खत्म होगा। और हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि इजराइल पैलेस्टाइन का जो मसला है उसके हल में अमेरिका को कभी भी आइसोलेट नहीं किया जा सकता। अमेरिका एक ग्लोबल पावर है और अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट के बगैर कभी भी इजराइल और फलस्तीन के मसले का हल मुमकिन नहीं है जी। बिल्कुल। रोबिन सचदेव जी, आपसे जानना चाहेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेकर चलने की बात लगातार की जाती रही है, खासतौर पर अभी जो हालिया दिनों हमने इसराइल और पैलेस्टीनियन में हालात देखे,
उसके बाद लगातार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यही कहता रहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कहीं ना कहीं इसमें आगे आना चाहिए। ये कितना अहम आप समझते हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत अहम है। परंतु जैसे अभी मेरे से पहले वक्ता कह रहे थे, अमेरिका का अगर रोल नहीं होगा तो वर्ल्ड कम्युनिटी कुछ नहीं कर सकती है, राइट? जी जी। तो पहली बात तो अमेरिका का रोल स्ट्रॉन्ग सॉलिड आगे आना चाहिए, और अमेरिका का रोल आने के चांस ज्यादा है। अब मैं देख रहा हूं, मुझे ये लगता है, जैसे फिर वही अभी बात हो रही थी, अमेरिका अपने को डेमोक्रेसी का एक मॉडल डेमोक्रेसी मानता है, राइट जी। अमेरिका के अंदर खुद ये चैलेंजेस आए और अमेरिका उन चैलेंजेस को ओवरकम कर रहा है। वो दुनिया में अपनी मॉरल वैल्यूज, अपनी इमेज, अपनी इन्फ्लुएंस इसी पर तो बनाता है कि मेरी एक्सेप्शनलिज्म है, राइट जी। अब अगर उसी का क्लोजेस्ट देश उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ना चले तो ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी ना जी। तो अमेरिका इसलिए अब इजराइल को लेकर के और पैलेस्टीन के मुद्दे को लेकर के एक अलग नजरिए से चलेगा। मुझे लगता है अभी तक जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी रही पिछले जितने भी सालों की, और खासकर ट्रंप की तो बिल्कुल ही दूसरी तरफ टिल्ट हो गई थी, परंतु अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी विल चेंज। दूसरी बात की वर्ल्ड कम्युनिटी को आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। यूरोपियन यूनियन किस रूप में आता है कह नहीं सकते जी। यूनाइटेड नेशंस खासकर आना चाहिए, परंतु बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस अगर सपोजिंग अमेरिका ना आए तो यूनाइटेड नेशंस तो टूथलेस है, कुछ नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है यूनाइटेड नेशंस, राइट? एंड दैट इज अ सैड थिंग। बड़े दुख की बात है आज की तारीख में दुनिया में कि यूनाइटेड नेशंस हमारा टोटल जबकि उसका मैंडेट ही कुछ और था, वो कुछ कर नहीं पाता है, कुछ इन्फ्लुएंशियल ही नहीं रह गया है। परंतु जब अमेरिका एक्ट करता है तब यूनाइटेड नेशंस में पावर आ जाती है, राइट वो चाइना की एक अलग एंगल है, बट उसको अलग छोड़िए। बट जब अगर अमेरिका सिस्टमैटिकली एक्ट करेगा तो वो वर्ल्ड कम्युनिटी को अपने साथ ला सकता है और लाएगा इस मुद्दे को सुलझाने में। एक और बात है, डेफिनेटली ये हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इजराइल की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है जी जी, वो पिछले कुछ वर्षों में काफी ज्यादा राइटिस्ट नेशनलिस्ट की तरफ चली गई है। एक जमाना होता था जब बेंजामिन नेतन्याहू को माना जाता था कि ये एक इफ नॉट एक्सट्रीम बट काफी राइट में है, बट आज की तारीख में नेतन्याहू को तो ये माने जाने लगा है कि ये तो सेंटर में है काइंड ऑफ अ थिंग। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इजराइल में राइट कितना बढ़ गया है। तो इजराइल का जो राइट है और इजराइल की जो लॉबी है अमेरिका में, वो अपने पुराने रवैये को अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाल रही है, बिल्कुल ओके। परंतु इस समय आई थिंक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़े ही नए फॉर्म में आ रही है और आना पड़ेगा, और उसे अपनी फंडामेंटल अमेरिका को अपनी फंडामेंटल वैल्यूज क्लियर करनी पड़ेंगी। जैसे अभी म्यांमार में हुआ था, अब वहां क्या अमेरिका की पोजीशनिंग रही है, ये अभी शुरू के महीने हैं, बट बाइडेन को अब एक तरफ आना पड़ेगा कि अमेरिका जो लेक्चरिंग देता था जी, उस लेक्चरिंग के साथ ही अमेरिका को चलना पड़ेगा। अब अमेरिका ये नहीं कर पाएगा ज्यादा दुनिया में कि लेक्चरिंग तो करे कुछ और दूसरी तरफ फुल डिक्टेटर्स को सपोर्ट करे, राइट, जैसे पहले होता था। तो वो अब कम होता जाएगा, और अगर उस तरह की चीजें अब कम होंगी तो उसी का एक एग्जांपल आप मान लीजिए इजराइल पैलेस्टीनियन डिस्प्यूट भी है। तो इस डिस्प्यूट में भी अब ये नहीं रहेगा कि एक ही साइड हावी और माय वे और दी हाईवे। अब इस डिस्प्यूट पे जो है वो दोनों साइड्स का एक बैलेंस कोएग्जिस्टेंस लिव एंड लेट लिव लाना पड़ेगा। जी, जियो और जीने दो, बिल्कुल यही पॉलिसी जो है वो अभी भी दिखाई दे रही है। एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर यह भी बिल्कुल नहीं समझना है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो इस्राइल के लिए रातों रात बदल जाएगी। ऐसा नहीं होगा, बल्कि वक्त लगेगा तमाम तर चीजों को एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन होने में। इस पर क्या कुछ कहेंगे? ओ एब्सोल्युटली, बिल्कुल रातों रात नहीं बदलेगी, बट अभी आप जैसे देख रहे हैं कुछ तो बदल गई ना। आई मीन रातों रात एक तरह से बदल भी गई कंपेयर टू जो ट्रंप की पॉलिसी चल रही थी अभी तक, राइट। पर बात यह कि एक तरह से अभी पॉज है, अभी एक जैसे कहते हैं ना पॉज है, कॉमा है अभी इस सिचुएशन में जी। और इसके चलते अब धीरे धीरे चीजें बदलेंगी, बट बिल्कुल जल्दी नहीं बदलेंगी। बहुत सारे डायनामिक्स रहेंगे। इजराइल अपनी पूरी और नेतन्याहू अपनी पूरी ताकत लगा देंगे जिस तरह की वो सोल्यूशन चाहते हैं। सोल्यूशन क्या चाहते हैं? बोलते सोल्यूशन कोई
किसी को पता ही नहीं सोल्यूशन क्या होगा, राइट? अदर देन एक अल्टीमेट है कि को एग्जिस्टेंस, लिव एंड लेट लिव एज टू सेपरेट नेशंस, वो बहुत आइडियल है, बहुत दूर है। परंतु नेतन्याहू और इजराइल जो पॉलिसीज पुश करेंगे, अब अमेरिका उनके नीचे झुकेगा नहीं, या कहिए कि उनके साथ नहीं चलेगा जितना पहले चलता था। अब अमेरिका अपना रवैया रखेगा, अपना व्यू रखेगा कि नहीं, इस मुद्दे को ऐसे सॉल्व होना है, जितना भी सॉल्व हो इस रास्ते से होगा। अभी से पहले क्या हो रहा था, नेतन्याहू और ट्रंप जो वो बात चल रही थी और जो हो रहा था, उसमें नेतन्याहू ये कहते थे मेरे विचार से ये होना चाहिए, और अमेरिका कहता हाँ ठीक है, डन। उसमें कुछ इन्होंने प्रोग्रेस भी करी, पर उसमें इन्होंने गलती ये करी, गलती क्या मतलब, प्रोग्रेस तो हुई कि इजराइल के रिश्ते अरब एमिरेट से ओपन हो गए, डिप्लोमेटिक, राइट, बहरीन से हो गए, कुछ और देशों से हो गए। तो ट्रंप का ये प्लान था कि इजराइल के रिश्ते इन अरब देशों से अच्छे करें, कुछ शांति होगी, और फिर इन देशों से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आए पैलेस्टाइन और गाजा में, और इकोनॉमी बढ़े तो अपने आप पैलेस्टीनियन की ग्रेवांसेस हट जाएंगी। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि इन अरब कंट्रीज का एज सच पैलेस्टीनियन इशू पर ना तो इन्फ्लुएंस है, ना वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड में असलियत में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, असलियत में इतनी किलिंग्स हो रही हैं, तो अरब कंट्रीज उस चीज को कभी न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते अपने पब्लिक ओपिनियन के जरिए। तो जो चेंज आना है यहाँ पर, वो चेंज ग्राउंड से ही आएगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जमीनी सतह पर हालात को बदलना होगा, और इसमें जो तमाम मुस्लिम ममालिक हैं उनका भी काफी अहम रोल है। उन्हें अब सिर्फ खामोश तमाशाई नहीं बने रहना है। मुहिबुल हक साहब, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो इसराइल और फलस्तीन का मसला है, जब उस खित्ते की हम बात करते हैं, तो इधर 1979 के रेवोल्यूशन के बाद जो ईरान में इस्लामी इनकलाब आया, उसके बाद से आयतुल्लाह ख़ुमैनी की लीडरशिप में कुछ रैप्रोचमेंट की कोशिश की थी सुन्नी वर्ल्ड के साथ। लेकिन अभी हम हालिया दिनों में देखते हैं कि जिस तरह से सीरिया में, लेबनान में, और फिर यमन में, या फिर इराक में, ये तमाम जगहों पे जिस तरह का ईरानियन इन्वॉल्वमेंट है, उससे जो अरब स्टेट्स हैं, खास करके जो सुन्नी स्टेट्स हैं, वो काफी थ्रेटेंड फील करते हैं। और जो ईरान फैक्टर है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है उस पूरे खित्ते में, अरबों के या सुन्नी स्टेट्स के फॉरेन पॉलिसी, या जो उनकी उस रीजन में जो पॉलिसी है उसको डिटरमिन करने के लिए। बड़ी अजीब सी बात यह है कि वो मुस्लिम पब्लिक ओपिनियन जो है, यानी जो अरब एंगर है या मुस्लिम एंगर है, जो खास करके इजराइल के खिलाफ ज्यादा होता है, ईरान के खिलाफ उतना ज्यादा नहीं होता, उसको रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं करती कि वो मोनार्कीज हैं, वो किसी पब्लिक को अकाउंटेबल नहीं है, और उन्होंने खुद भी बहुत सारी एट्रोसिटीज अपने यहाँ की हैं पब्लिक के, यानी लोगों के खिलाफ। तो ऐसी हालत में ह्यूमन राइट्स के डिस्कोर्स में वो इंटर नहीं कर सकते, ऐसी हालत में वो लिबर्टी और फ्रीडम के डिस्कोर्स में इंटर नहीं कर सकते। तो वो जो ईरान फैक्टर है, उसको सामने रखते हुए ईरानियन एक्सपेंशनिज्म, ईरानियन मिलिटरिज्म, इस तरह की वो बातें करते हैं, ईरानियन इंपीरियलिज्म, और उसको यानी जो पर्शियन इंपीरियलिज्म है उससे वो कनेक्ट करते हुए उसको काउंटर करने की ज्यादा कोशिश करते हैं, और इजराइल को ईरान के मुकाबले में एक छोटा एनिमी वो तस्वीर करते हैं, और अब तो बल्कि इजराइल से रैप्रोचमेंट की कोशिश हो रही है ईरान को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो हम जिस तरह से हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते में चाइना फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, उसी तरह जो मुस्लिम ममालिक उस खित्ते में हैं उनके रिएक्शन या रद्द अमल को या उनकी खारजा पॉलिसी को देखते हुए देखने के लिए और समझने के लिए हम कभी भी ईरान फैक्टर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, और जिस तरह से इससे पहले भी हमने बात की थी कि गजा में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इमदाद पहुंचाना, वहाँ पे बाज़ाबातकारी की जो तमाम तर चीज़ें हैं वो किसी भी तरह से मुहैया कराई जाएं, और अब जब खुद अमेरिका ने इस बात की यकीन दहानी कराई है तो कम से कम थोड़ी सी राहत जो है वो गजा के लिए हम देख सकते हैं। देखिए, जो ह्यूमैनिटेरियन कोशिशें, इतनी बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए, मारे गए हैं बॉम्बिंग में, तो वो एक अपनी आप में जिसमें बच्चे हैं, औरतें हैं, घर तबाह हो गए। वो इलाका पहले से ही बहुत ही, अगर आप देखें तो एक इलाका तबाह रहा है मुख्तलिफ लड़ाइयों और जंगों में। तो ऐसी हालत में वहाँ गुर्बत और अफलास भी है, तो ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत है। स्कूल तबाह हो गए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज तबाह हो गई, बिजली की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, हजारों प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। तो ये ह्यूमैनिटेरियन एड की तो जरूरत है, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं और वो है वुंडेड लोग, यानी तकरीबन समझिए 1500-1600 के करीब लोग जो हैं जख्मी हैं,
उसमें किसी के हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, यानी बड़ी तादाद में लोग हैंडीकैप हो जाते हैं, हमेशा के लिए मोहताज हो जाते हैं। हम जब काउंट करते हैं तो उसमें जो डेथ्स होती हैं उसकी तरफ बहुत ज़्यादा इशारा किया जाता है, लेकिन वो हज़ारों की तादाद में लोग जो ऐसी जंगों में लुक़मा अजल बनते हैं या फिर ज़ख्मी हो जाते हैं और पूरी ज़िंदगी उन्हें व्हील चेयर पे या ब्लाइंडनेस के साथ गुजारनी पड़ती है, उनके लिए ख़ास करके स्टेट्स को अकाउंटेबल ठहराना होगा, चाहे वो यानी इजरायली आर्मी हो या फिर हमास हो। अगर सिविलियन पॉपुलेशन पे अटैक होता है या सिविलियंस को टारगेट किया जाता है, हॉस्पिटल्स को टारगेट किया जाता है, मीडिया हाउसेस को टारगेट किया जाता है, बच्चे और औरतें मारी जाती हैं, तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कंपनसेटरी जस्टिस होना चाहिए। अगर मानिए कि जर्मनी को मजबूर किया जा सकता है पे करने के लिए एट्रोसिटीज के लिए, तो वाई नॉट इजराइल, वाई नॉट हमास? यानी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बार बार डिस्ट्रक्शन होगा और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड दे दिया जाएगा और वो तमाम लोग टीवी के ग्लेयर से गायब हो जाएंगे जो अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रहेंगे। तो ऐसी हालत में जो यानी आलमी अमन के लिए ज़रूरी है कि ग्लोबल पीस, इंटरनेशनल पीस के लिए ज़रूरी है कि कंपनसेटरी जस्टिस का जो मामला है वो सामने आना चाहिए, ये चाहे वो जनरल असेंबली में हो या सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए हो। ह्यूमैनिटेरियन एड काफ़ी नहीं है जब तक अदल और इंसाफ कायम नहीं किया जाए। इसलिए कि हमें जानना चाहिए कि नाइंसाफ़ी और दहशतगर्दी में, नाइंसाफ़ी और तशद्दुद में बहुत गहरा ताल्लुक होता है। जी बिल्कुल। और रवींद्र सचदेव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो फ़िलिस्तीन के मसले पर जिस पर हम बात कर रहे हैं, अभी हमने हालिया दिनों बहुत सारे वादे देखे, क्या उन पर यकीन किया जा सकता है या कम से कम आगे बढ़ने के लिए यकीन किया जा सकता है? वादे देखे हैं कुछ पे तो यकीन तो ओवरऑल तो यकीन करा जा सकता है, पर उनमें से कितने कन्वर्ट होंगे रियलिटी में, और रियलिटी भी किन किन चीजों की, उस पर डाउट है। बहुत वादे होते हैं, बातें होती हैं, फिर वो मुद्दे रह जाते हैं और जो ग्राउंड प्लेयर्स हैं वही अकेले रह जाते हैं। परंतु कुछ चीजों पे लेकर के डेफिनेटली, जैसे अभी बात हो रही है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेकर के, राइट, इसमें कुछ तो चीजें होंगी पर फिर भी बहुत कुछ गैप रह जाएगा। जो पूरी क्योरिंग होनी चाहिए वो पूरी क्योरिंग तो नहीं हो पाएगी। जितने डैमेजेस हो गए, जितने वुंडेड हैं, उनमें से कितने केयर हो पाएगी, जितने बच्चों मानो ऑर्फन हो गए या ब्रेड विनर फैमिली के चले गए, उनको कहाँ कुछ कॉम्पनसेशन या उनकी बैलेंसिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। जी रवींद्र सचदेव जी, तो इस पर लगातार हमारी बातचीत जो है वो जारी रहेगी, और जिस तरह से आपने सही कहा कि अभी वक्त है, हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। दोनों खास मेहमानों का, मुहिबुल हक साहब आपका भी और रवींद्र सचदेव जी आपका भी, इतना कीमती वक्त देने के लिए हम पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आदाब।